ट्रैक्टर जेसीबी बरीड रेस्क्यू। रतनगढ़ नाम के गांव में रंजन और राठौड़ नाम के दो मित्र थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद रंजन सेठ अपने बाप दादा के समय से चली आ रही साहूकारी करने लगा और राठौड़ स्क्रैप मेटल का काम करने लगा। एक दिन राठौड़ से रंजन सेठ, अरे यार ये क्या बेकार का काम कर रहे हो? इस बेकार के मेटल से ये तुम खिलौना बनाते रहते हो, नए नए वस्तु बनाते हो। अरे क्या ये किसी के काम आते हैं? इस धरती को जो काम ना आए उसे क्यों कंधे पर लेकर घूम रहे हो? अरे मुझे देखो, मैं अपने बाप दादा की साहूकारी को आगे बढ़ा रहा हूँ। लोगों को पैसे उधार देकर ब्याज पर ब्याज उनसे लेकर मंजिल पर मंजिल मैं घर बना रहा हूँ और इस गाँव का सबसे धनवान बन गया हूँ। पर तू यहीं रह गया है, यूँ सड़क पर फिरता हुआ मांग कर खाता रहता है। रंजन, तुम्हारा बिजनेस है, उसमें नफा नुकसान होता है। मेरी कला है, आर्ट फॉर्म, इसमें खुशी, दूसरों में उत्साह और जोश भरने वाले लक्षण होते हैं। इसमें नए नए आविष्कार की संभावनाएं होती हैं। ये बात तुम नहीं समझोगे। जाकर अपना काम करो। हाँ हाँ, जो बात पैसे कमाने में असमर्थ लोग करते हैं वही तुम भी कर रहे हो। ठीक है, कभी ना कभी जब और कोई रास्ता ना हो, गई गुजरी हालत में मेरे सामने हाथ बांधकर खड़े होकर, अरे यार रंजन, मेरी हालत खराब है दोस्त, मुझे कुछ उधार चाहिए, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, यूँ मांगोगे तब मैं भी तुम्हें खूब दूंगा नीति पर लेक्चर। तब तुम चुपचाप सुनकर चले जाना। तब राठौड़ उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला गया। अपने पास जो एक पुराना ट्रैक्टर था उससे एक जेसीबी हैंड फिट करके एक जेसीबी ट्रैक्टर बनाया। ये देखकर लोग, वाह राठौड़ भैया, आपने ये बहुत बढ़िया ट्रैक्टर जेसीबी बनाया है। इससे हम जैसे छोटे मोटे किसान अपने गांव के छोटे मोटे काम आराम से कर सकते हैं। मजदूरों की तकलीफें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। आपका धन्यवाद। कल से हम इस ट्रैक्टर जेसीबी से बहुत काम लेंगे भैया, कहकर प्रशंसा करने लगे। रंजन सेठ भीम सिंह नाम के एक किसान के पास ब्याज वसूल करने के लिए गया। क्यों भीम, फसल सारा तुम ही खाकर यूं फूल गए हो, पर ब्याज देना याद नहीं रहता। कल तक ब्याज नहीं दिया तो इसी खेत में तुम्हें मार के दफना दूंगा। तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिलाऊंगा, पेड़ से तुझे बांध कर चींटियां छोड़ दूंगा, खबरदार। ये सुनकर भीम सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने वहां एक गड्ढा खोदा, उसमें रंजन को डालकर उसके गले तक बंद कर दिया। अरे भीम सिंह, अरे मैं तो यूं ही बस मजाक कर रहा था यार, वैसे हाथी जैसे तुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे गलती हो गई भाई मेरे, मुझे बाहर निकालो, अंदर केकड़े बहुत काट रहे हैं यार। अरे चींटियां तो मजे से काट रही हैं भाई मेरे, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। यूं कहने लगा। अच्छा, बोटी बोटी काट कर कुत्ते को खिलाएगा, लात मारोगे हैं? अरे ऊपर सूरज की तपन, अंदर केकड़ों की चुभन, इससे तुम्हारे अकल ठिकाने आएंगे। एक तो ब्याज पर ब्याज बढ़ाते रहते हो, ऊपर से जो मुंह में आए बोलते रहते हो। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। चील आकर तुम्हारी आंखें नोच खाएंगे, तभी तुम्हारे पैर जमीन पर टिकेंगे। किसान की तुम्हें कोई कदर ही नहीं है, कहकर उसे उसी हाल में छोड़कर वो चला गया। अरे भीम सिंह, अरे ठहरो, अरे ना जाओ, अरे बचाओ, हाय रे, यूं मुंह खोलकर मैं फंस गया। अरे प्यास से गला सूख रहा है, इस गर्मी से तो मैं तप रहा हूँ। यूं सोच रहा था कि वहाँ एक कुत्ता आया और उस पर सुसु करके चला गया। अरे ये क्या जिंदगी है? हे भगवान, मुझे सही सबक सिखाया है तुमने, मुझे अकल आ गई है प्रभु, अब से किसी को भी मैं तंग नहीं करूंगा। अरे मेरी रक्षा करो भगवान। तभी ट्रैक्टर जेसीबी के साथ राठौड़ वहां आया। उसे देखकर रंजन, अरे रे, बस यही एक कसर बाकी था, राठौड़ को अभी आना था। पता नहीं अब मुझे यहाँ देखकर कितना सुनाएगा। मैंने इसे बहुत भला बुरा कहा। राठौड़ ने रंजन की हालत को देखकर, क्या हुआ रंजन, यूं मिट्टी के अंदर क्यों बैठे हो? किसी ने तुम्हें प्रलोभन दिया था क्या कि मिट्टी के अंदर सोना है? वैसे ही तुम लालची बहुत हो। 10 पैसों के लिए 10 दिन तक यूं ही अंदर बंद रहोगे? किसी से शर्त लगाकर हार गए हो क्या? नहीं भाई मेरा दिमाग खराब था और जबान पर काबू नहीं रख पाया। पैसे उधार लिया है तो कुछ भी कहूँगा तो सुनेंगे सोचकर जो मुंह में आया कह दिया। सब तेरे जैसे अच्छे तो है नहीं कि सुन लिया और चुपचाप चले गए। कुछ ढीठ भी होते हैं भैया, बस उनको गुस्सा आ गया और मुझे जमीन के अंदर गाड़ दिया ताकि मुझे अकल आए। देख लो, मुझे बाहर निकालो मेरे भाई। राठौड़ ने तुरंत अपने ट्रैक्टर जेसीबी से जमीन खोदकर रंजन को बाहर निकाला। राठौड़ बिना कुछ कहे
उसकी मदद करने लगा तो रंजन शर्म से सिर झुकाकर, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, दोस्त का भी लिहाज नहीं किया और तेरा और तेरे कला का मैंने अपमान किया, बहुत भला बुरा कहा, तुम्हें ताने मारकर तुम्हारा दिल दुखाया, पर तुमने साफ दिल से मेरी मदद की, मुझे अच्छा सबक सिखाया, थैंक यू यार कहकर राठौड़ की प्रशंसा करने लगा। उस दिन से रंजन किसी को बुरा भला नहीं कहता, ब्याज पर ब्याज वसूल किए बिना ईमानदारी से बिजनेस करने लगा। फिशिंग बोट। एक समुद्र के किनारे एक मछुआरों की बस्ती थी। वहां मछली राव नाम का एक मछुआरा रहता था जो मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था सागरिका। एक दिन नदी के पास सागरिका के रिश्ता के बारे में बात चल रही थी। उसे देखने आए हुए लड़के से मछली राव, बेटा जानते हो कि ये रस्म मैंने नदी के पास क्यों रखा है? मेरा होने वाला दामाद से बढ़िया मछली पकड़ने वाला होना चाहिए। एक बार नाव में मछली पकड़ने के लिए उतरे तो कम से कम 20 केजी मछली पकड़नी चाहिए। चलो जरा दिखाओ अपना हुनर। वो लड़का यूं नदी में नाव में जाकर जाल फेंका तो सिर्फ 2 मछली हाथ आई। यूं वे लड़के वाले वहां से चले गए। शादी का विचोला। मछली राव जी, यूं आप हर रिश्ते के लिए आने वाले लड़कों को परीक्षा लेने लगे तो इस जन्म में आपकी बेटी की शादी नहीं होने वाली। आपको ये देखना चाहिए कि उनकी जायदाद है कि नहीं, आपकी बेटी को वो खुश रखेंगे कि नहीं, ना कि ये कि कितने केजी मछली पकड़ा है। देखिए पंडित जी, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास है कि यदि लड़का मछली ठीक से पकड़ पाया तो मेरी बेटी को भी ध्यान से रखेगा। जाइए कोई और अच्छा सा रिश्ता लेकर आइए। एक दिन पार्क में सागरिका एक मोटे आदमी से, देखो मदन, तुम मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे हैं। अगर कोई पिताजी को पसंद आ गया तो अपनी शादी इस जन्म में नहीं होने वाली। मैं ये बात जानता हूँ सागरिका, पर मैं मछली पकड़ना नहीं जानता, ऊपर से 20 केजी मछली, अरे ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, यही सोच रहा हूँ। तुम सोचते रहो और मेरी शादी वहाँ किसी और से हो जाएगी। मैं कितनी मूर्ख थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ कि मछली कैसे पकड़ते हैं। कहकर उसे वहाँ से ले गई। यूं दोनों नाव में बैठकर पानी में गए तो मदन की ओर भार ज्यादा होने के कारण नाव ऊपर उठी। आगे की ओर जाल फेंकने के लिए तैयार हो रही सागरिका संतुलन बिगड़कर पानी में जा गिरी। बाद में सागरिका गुस्से से, तुम्हें सिखाना मुझसे नहीं होगा, अब तो मुझे भूल जाओ, इस जन्म में अपनी शादी नहीं होने वाली, कहकर रूठ कर वहाँ से चली गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये तो ऐसा ही है जैसे जो क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता हो उसे कहो सेंचुरी मारने के लिए। कोई उपाय सोचकर सागरिका को हासिल करना ही होगा। अगले दिन वो एक मछली के दुकान पर गया और वहाँ, भैया 40 किलो मछली देना। 40 केजी? क्यों साहब, कोई शादी है या कोई और त्योहार? जो भी हो, तुम्हें क्या, हर रोज मुझे मछली देने का काम तुम्हारा है। मैं बार बार आकर तुमसे मछली ले जाता रहूंगा, ठीक है? ये लो पैसे, कहकर उसे पैसे दिया। बाद में नाव में उन मछलियों को एक जाल के साथ ले जाकर पानी में एक जगह छोड़ दिया। अगले दिन वो सीधा सागरिका के घर जाकर, अंकल जी, मैं सागरिका से शादी करना चाहता हूँ। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। मछली पकड़ने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चलिए मैं अपना हुनर दिखाता हूँ। यूं वे सब नदी के पास गए। मदन सीधा नाव में पानी में गया। वो उस जगह जा पहुंचा जहाँ पहले दिन उसने मछलियों को छोड़कर आया था। पानी में जाल फेंका और चुपके से सबकी नजरें बचाकर उस जाल के साथ साथ उन मछलियों को भी पकड़कर बाहर निकाला। किनारे पहुंचते ही, वाह मदन जी, ये 20 केजी से ज्यादा ही है। यू आर सेलेक्टेड। हाँ, 20 केजी से ज्यादा है, क्योंकि 40 केजी खरीदा था ना, बहुत पैसे खर्च किया है। वो मैं कह रहा था कि 40 केजी के खूब पैसे मिलेंगे। ये क्या, तुमने जो मछली पकड़ा है उनमें तो एक भी नदी के मछली नहीं है। ये सब समुद्र के मछलियां हैं, ऑक्टोपस है। ये सब नदी में कहाँ से आ गए भाई? मेरे इतने सालों के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे ये तो ज्यादती है सर,
जो सवाल आपको मछलियों से पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे क्या पता कि वो कैसे आ गए यहाँ पर। वैसे भी ये कोई रूल तो है नहीं कि जो बिहार में पैदा हुआ है वो बिहार में और जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ वो मध्य प्रदेश में ही रहेगा। क्या ये सब देश भर में कहीं नहीं घूम सकते? ये मछली भी ऐसे ही है। मछली राव कुछ समझा नहीं और फिर अपना सिर खुजाने लगा। बाद में सागरिका और मदन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उस शादी में आए मछली के दुकानदार ने मदन को पहचान कर, क्यों बेटा कैसे हो? अरे उस दिन आप 40 केजी मछली लेकर गए, उसके बाद तुमने तो कहा था कि दोबारा आओगे और खूब मछली ले जाओगे, पर तुम फिर कभी नहीं आए बेटा। किसी और दुकान से मछली खरीद रहे हो क्या? ये बातें सुनकर मछली राव को सारी बात समझ में आ गई। क्यों रे, धोखा देकर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? पिताजी, शर्म उन्हें नहीं आपको आनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मदन कितना धनवान है और कितना गुणवान है? क्या आप जानते हैं कि उसकी कमाई कितनी है? हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस डर से कि आपके जिद के कारण कहीं हमारी शादी टल न जाए, उसने ऐसा किया। बेटी को पति चुनने का अधिकार ना देने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए, हमें नहीं। मछली राव को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर देना बेटी, छोटी हो पर बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। बेटा मदन, मुझे माफ कर देना। तब दोनों ने उसे प्रणाम किया।